जब भी आपको देखता हूँ एक वो पहले वाला फराज याद आता है और एक जो शायर है फराज वो याद आते हैं। तो उनकी एक लाइन है कि जैसे विकास ने बहुत अच्छा है जो पहली मोहब्बत के बारे में बड़ा कुछ बोला है और इसको देख के लगता है कि आपने घाट घाट का पानी पिया है और सारा जो पानी है वो कहीं भी आरओ वाला पानी नहीं मिला आपको, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड पानी मिला है हर जगह से। तो बहुत खारा और बहुत खराब पानी मिला है हर जगह से, कोई बात नहीं, तजुर्बा होता है। कहते हैं कि there are like two school of thoughts, कहते हैं कि क्या प्यार जो है वो दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। So जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है, जो ओल्ड स्कूल है, वो कहता है कि तूने बेकरार करके छोड़ दिया, तूने बेकरार करके छोड़ दिया, मैंने भी इंतजार करके छोड़ दिया। और प्यार तो कई बार हो सकता है, प्यार तो कई बार हो सकता था, तूने क्यों एक बार करके छोड़ दिया। और जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वहां पर मुझे फराज भाई की याद आती है। वो जो शायर है फराज, उन्होंने ये लिखा था कि मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन है फराज, मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन है फराज, पर टूट के चाहना सिर्फ एक ही बार होता है। तो बस ही अपनी पहली मोहब्बत को याद कीजिए। मुझे नहीं पता आज फराज भाई क्या डिसाइड करने वाले, तो जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। एक बार ताली के साथ स्वागत करते हैं फराज भाई। मुझे जब भी मेरा नाम अपना सुनता हूँ मैं तो एक वो शेर याद आता है कि और कितनी मोहब्बत तुझे चाहिए फराज, और कितनी मोहब्बत तुझे चाहिए फराज, माओ ने अपने बच्चों के नाम तेरे नाम पे रख दिया। तो शायद मेरा नाम भी उन्हीं से इंस्पायर होकर कहीं रखा गया था। और वैसे तो मैं शायरी कम करता हूँ क्योंकि जैसे अभिषेक बच्चन ने जब एक्टिंग करनी शुरू करी तो अमिताभ बच्चन से कंपेयर हो गया था, वैसे ही जब मैं शायरी करनी शुरू करूँगा तो अहमद फराज से कंपेयर हो जाएगा, वो मुझे मुमकिन नहीं लगता। तो इसलिए शायरी कम करता हूँ, कहानियाँ ज़्यादा सुनाता हूँ। एक छोटी कहानी नुमा कुछ लेके आया हूँ आज। बहुत यू नो, वैसे तो मोहन रिपब्लिक डे का है और गणतंत्र दिवस का है, पर मोहब्बत की बात अगर शायरी में ना हो तो फिर क्या मोहब्बत और क्या शायरी। तो उसी पे कुछ लेके आया हूँ। मैं मोबाइल देख के पढ़ना चाहूँगा आज। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि हर लड़के की ना एक फैंटेसी होती है। नहीं, मैं यहाँ पर वैसे वाली फैंटेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हर लड़के की एक फैंटेसी होती है कि जब भी वो ट्रेन या बस में सफ़र कर रहा है ना, तो उसके या तो बगल वाली सीट पे या सामने वाली सीट पे तो खूबसूरत सी लड़की आके बैठ जाए और उसका सफ़र खूबसूरत सा गुजर जाए। सफ़र ऐसे होते हैं जो गुजारे नहीं गुजरते, और कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो पलक झपक के गुजर जाते हैं। आज का जो किस्सा है वो एक ऐसे ही सफ़र का किस्सा है जिसने जो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे छोटा सफ़र रहा है। वो कहते हैं ना कि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि दिल से आवाज़ निकलती कि या खुदा काश वक्त यहीं थम जाए, यहीं रुक जाए। तो आज का जो किस्सा है वो ऐसा ही है। मुझे आज भी याद है वो पल जो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था, जो कि हुआ था ट्रेन में। मैं लखनऊ जा रहा था और नई दिल्ली से चढ़ा था, क्योंकि ट्रेन सुबह सुबह की थी, तो अपनी सीट पे जाके आराम करने के इरादे से सोने लगा था। पहली बार मेरी सीट डब्बे के मिडिल में थी, जहाँ पर लोग आमने सामने बैठते हैं ना, बीच में टेबल सी होती है, वहाँ की सीट थी। और मैं जाके उस सीट पे आराम करने के इरादे से अपनी आंख बंद कर दी थी। ट्रेन चल पड़ी थी और मेरे लिए ये सफ़र किसी आम सफ़र की तरह हो गया था। पर जब गाजियाबाद का स्टेशन आया और तुम चढ़ी और उसके ऊपर मेरे सामने आके बैठ गई, तो अचानक ये सफ़र बड़ा खूबसूरत हो गया था। मैं तुम्हें एक तक घूरे चले जा रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, और उस पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती कि तुम मेरे सामने आके बैठी हो। मैं तुम्हें घूरे चले जा रहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ थी। मैं उधर तुम्हें घूर रहा था और तुम्हारी मम्मी मुझे घूर रही थी। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि उनका बस चले तो अभी मुझे ट्रेन से उतार के फेंक देंगे। मैंने तुम्हारी मम्मी को देख के नजरें झुका ली थी, लेकिन मैंने अपनी आंख के कोने से तुम्हें देख लिया था। तुमने ये सब देख के तुम्हारे चेहरे पे हसीन मुस्कुराहट आ गई थी। तुमने भी नजरें झुकाई, हल्के से बाल पीछे किए और हल्के से मुस्कुरा दी। वाह खुदा, वो मुस्कुराहट देखकर फिर से दिल से आवाज़ आई थी, क्या खुदा इस वक्त की घड़ी को यहीं रोक दो। तुम बैठ गई थी, मैं भी बैठ गया था अपनी जगह, और मैं नजरें छुपा छुपा के तुम्हें देख रहा था।
बहुत अच्छा तब लगा जब मैंने देखा कि तुम भी अपनी नजरें चुरा के मुझे देख रही हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सफर अचानक इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। जानता नहीं था मैं कुछ तुम्हारे बारे में, न तुम्हारा नाम जानता था, न तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कुछ नहीं जानता था। फिर भी दिल से एक आवाज आ रही थी कि दिल तू क्या करना चाह रहा है, दिल तू क्या करना चाह रहा है, जिसका नाम तक नहीं जानता उससे इश्क फरमा रहा है। ये क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ट्रेन चली, कुछ स्टेशन आए और तुम्हारी मम्मी की आंख लग गई थी और तुम्हारे कंधे पे सर रख के सो गई थी। अब एक अजब सा कॉन्फिडेंस आ गया था। अब एक दूसरे को हम छुप छुप के नहीं, आंखें मिला के देख रहे थे। वो कॉन्फिडेंस होता है ना जब अपने पार्टनर के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देते हैं, वैसा वाला कॉन्फिडेंस आ गया था। तुमने उसी कॉन्फिडेंस में इशारे में ही सही अपना नाम मुझे बताया था। वो खिड़की होती है ना, खिड़की से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी, उस पतली सी रोशनी पे तुमने इशारा करके अपना नाम किरण बताया था। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कहते हैं समथिंग्स आर मेंट टू बी। शायद तुम्हें मेरे सामने बैठना था, शायद हमें मिलना था, क्योंकि उसी खिड़की के बाहर इशारा करके मैंने तुम्हें अपना नाम सूरज बताया था। मैं सूरज था, तुम किरण थी। जब मैंने तुम्हें अपना नाम बताया, तुमने अपना मुंह ऐसे बनाया था कि जानबूझ के तुमने अपना नाम सूरज बताया है ना। मैं किरण हूं तो तुमने सूरज। मैंने बचपन का वो इशारा करके आई शपथ करके तुम्हें यकीन दिलाया था कि नहीं, मेरा नाम सूरज ही है। कई स्टेशन गुजर चुके थे और हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे। इशारों में बातें हो रही थी। एक लफ्ज, एक अल्फाज मुंह से नहीं निकला था, पर फिर न जाने कि कैसा इश्क था। ऐसा लग रहा था न जाने कितने बरसों से मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर एक स्टेशन आया और स्टेशन ट्रेन के झटके से तुम्हारी मम्मी की आंख खुल गई और हम फिर से अजनबी से हो गए थे, एक दूसरे को छुप छुप के देख रहे थे। लेकिन खास बात यह थी कि जो तुम्हारी सीट के बगल में बैठा था वो स्टेशन पे उतर गया था। क्या ये किस्मत का कोई इशारा था, या मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि तुम्हारे बगल की सीट खाली हो गई। मैं उठने ही वाला था, अपने आप को हिम्मत दे रहा था कि तुम्हारे पास जाके बैठूं, लेकिन कुछ सवालों के सैलाब दिल में आ गए थे कि मम्मी उठ गई और उन्होंने देख लिया तो, और लोग देख रहे हैं आसपास के सारे, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इन सैलाबों का सिलसिला चल ही रहा था। मैं इन सैलाबों में इतना खो गया था, उस सीट पे बिठा दिया था। मैं फिर से अपनी किस्मत को कोस रहा था कि क्या मैं करके बैठा हूँ। मैंने एक अच्छा खासा मौका तुम्हारे बगल में बैठने का खो दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे अच्छा तब लगा जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा। तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा था। गुस्सा इस बात का भी था, मेरी तरफ देख के एक हक जताने वाला गुस्सा कि तुम क्यों नहीं बैठे यहाँ आकर, मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। और गुस्सा इस बात भी था कि पता नहीं कौन आके बैठ किया है। थोड़ा तुम खिसक के इधर हो गई थी मम्मी के पास और तुम इशारा करके तुम बता रही थी तुम मेरा कितने बड़े पागल हो, खाली पड़ी थी सी, आगे क्यों नहीं बैठे। एक अल्फाज हम लोग एक दूसरे से नहीं बोला था, लेकिन बातें बहुत सारी हो गई थी हमारे बीच। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो और बहुत शिद्दत से मांगो तो कायनात भी घुटने टेक के तुम्हें उसके करीब ले आती है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी की आंख फिर से लग गई थी और हम फिर से एक दूसरे को बड़े कॉन्फिडेंस से देख रहे थे और एक दूसरे से इशारे कर रहे थे। बड़ी हिम्मत करके मैंने तुम्हें फ़ोन का इशारा करके तुम्हारा नंबर मांगा था। पहले तुम हिचकिचाई थे, लेकिन फिर तुमने फ़ोन की स्क्रीन खोल के अपना नंबर उस पर टाइप करके मेरे सामने चुपके से ऐसे रख दिया था। मैंने फटाफट उसको सेव किया और तुम्हें व्हाट्सएप पे पिन कर दिया ताकि तुम भी सेव कर लो। तुम्हारी डीपी नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि तुमने सेव नहीं किया था। तो मैंने तुम्हें इशारे से बोला तुमने जब सेव किया तो मैं तुम्हारी डीपी देखता ही रह गया। तुम सामने थी, लेकिन फिर भी न जाने एक कशिश सी थी उस डीपी में कि मैं उसको एक्सपैंड और बंद करके, एक्सपैंड करके बंद करके बार बार देखे चले जा रहा था। तुमने उस पर भी गुस्सा किया था कि जब मैं सामने बैठी हूँ तो डीपी को भी देख रही हूँ। बस बात वही थी कि डीपी में यहाँ के और यहाँ के और यहाँ के अलग अलग फिल्टर थे।
पर जब मोहब्बत होती है ना विकास साहब, तो फिल्टर हो या ना हो, मोहब्बत मोहब्बत होती है। ये बातें चली रही थी, काफी स्टेशन गुजर चुके थे, हम दोनों एक दूसरे की तरफ काफी एक दूसरे से बातें कर रहे थे बिना कुछ अल्फाज बोले। फिर मुझे लगा कि अब तो लखनऊ आने वाला है, अब मैं आगे क्या करूँगा, तुमसे कैसे बातें करूँगा, ये वक्त, ये लम्हा ख़त्म हो जाएगा। नंबर तो मैंने ले लिया है कि अब तुम मुझसे कभी बात कर पाऊँ या मैं तुमसे कभी बात कर पाऊँगा। मैंने तुम्हें इशारे से दरवाजे की तरफ आने को बोला था, क्योंकि मेरे अंदर एक शिद्दत थी तुम्हारी आवाज़ सुनने की, तुमसे कुछ कहने की, तुमसे कुछ पूछने की, तुम्हें कुछ बताने की। तुमने मम्मी की तरफ इशारा करके बोला था मैं कैसे आऊँ दरवाजे की तरफ। मैंने तुम्हें आंखों से बोला प्लीज़ बोला था, पपियाइज बना के, तुम मान गई थी। मैं दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया था और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद देखा तुम चली आ रही हो, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हो कि मम्मी कहीं उठ तो नहीं गई, मम्मी कहीं आ तो नहीं रही। तुम दरवाजे के बाहर आई, तुम सामने खड़ी हो, मैं इधर खड़ा हूँ। अल्फाज निकलने को बेकरार है, आवाज़ सुनने को मैं बेकरार हूँ, लेकिन फिर भी कुछ सेकंड की वो खामोशी न जाने क्या क्या कह रही थी। मैंने हिम्मत करके तुमसे बोला आप बहुत खूबसूरत हो। तुम शायद जवाब तैयार करके रही थी, फट से बोली पर आप तो बड़े वो हैं। मैं एकदम फिर से दिल हार गया था, तुम्हारी उस मुस्कुराहट पे फिर से फिदा हो गया था। मैंने तुम्हारे दोनों हाथ पकड़े और अपने करीब लाने लगा। तुम बड़े आहिस्ते से बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा मोहब्बत। तुम्हारे चेहरे पे जो हिचकिचाहट थी वो एकदम खत्म हो गई और तुमने जैसे अपने आप को मुझे सौंप दिया था। मैंने तुम्हारा माथा चूमा और तुम्हें अपनी बाहों में लेने ही वाला था कि कम वक्त ट्रेन ने बहुत जोर का झटका लगाया और हम दोनों बहुत जोर से झटके ले और फिर मेरी आंख खुल गई। मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था, उसमें सामने तुम नहीं थी, कोई आंटी बैठी थी। कम वक्त ट्रेन में भी सपना ऐसा आया तुम्हारा। लेकिन मैं एक बात बहुत शिद्दत से बोलना चाहूँगा कि उस वक्त भी तुमसे मोहब्बत थी, आज भी तुमसे मोहब्बत है, आज भी तुम्हारा इंतज़ार है। उसी ट्रेन में दोबारा सफर करूँगा।